तेरा प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करे। यानी हमें यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, या किसी का वर्ग लिखा है, या फिर किसी का घन लिखा है, या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। इन चीजों को हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी की सभी संख्या वर्ग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, 400 लिखा है, और 400 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 400 हमारा 20 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद 400 के बाद क्या लिखा है, यहाँ पर 484 लिखा है, और 484 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 22 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो ये हमारा 22 का वर्ग है। फिर 484 के बाद क्या लिखा है, तो 484 के बाद 576 लिखा है, और 576 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 24 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो ये हमारा 24 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, 576 के बाद 676 लिखा है, और 676 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 26 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, 26 का वर्ग है। अब यहाँ पर इसी पैटर्न को समझ के हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न को समझिए। पैटर्न में क्या है, सबसे पहले 20 का वर्ग लिखा था, और 20 के वर्ग के 22 का वर्ग लिखा है, यानी 20 के बाद 22 का वर्ग मतलब यहाँ पर 2 प्लस करके अगली संख्या का वर्ग बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 22 के बाद 24 का वर्ग, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस करके अगली संख्या का वर्ग बताया है। फिर 24 के बाद 26 का वर्ग, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस करके अगली संख्या का वर्ग बताया है। तो हमें यहाँ पर अगली संख्या बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 में 2 प्लस करके अगली संख्या का वर्ग बता देंगे। ठीक है, तो 26 में 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 28 का वर्ग होगा। तो यहाँ पर 28 का वर्ग क्या होता है, तो आपको 28 का वर्ग हमारा 784 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 784 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखना था और उसके पैटर्न को समझ के अगली संख्या को बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि इंग्लैंड को 12 34 52 6 लिखा जाता है और फ्रांस को 78 52 51 लिखा जाता है, तो ग्रीस को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो आपको पता हम क्या देखते हैं कि कूट क्या दिया है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लैंड का कूट हमें यहाँ पर संख्याओं में दिया है, और यहाँ पर फ्रांस का कोड हमें यहाँ पर संख्याओं में दिया है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी लेटर का कोड संख्याओं में दिया जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो अल्फाबेट में जो लेटर दिए वो कितने नंबर पे आते हैं, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ए हमारा 5 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर तो 1 लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से एन की बात करेंगे तो एन हमारा एबीसीडी में 14 नंबर पे आता है, लेकिन ये संख्या हमें यहाँ पर मैच होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू हम ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका विपरीत देख लेते हैं। तो ई का विपरीत क्या होता है, तो आपको वी होता है, और वी को संख्या में बदलेंगे तो ये 22 नंबर पे एबीसीडी में आता है, लेकिन यहाँ पर 22 भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक यहाँ पर तरीका याद रखना कि हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इंग्लैंड का भी कोड दिया और फ्रांस का भी कोड दिया, यानी कि एग्जाम्पल हमें 2 दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सेम कोड दिया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ई दिया और ई का कोड यहाँ पर क्या है 1 है, और सेम तरीके से यहाँ पर भी ई का कोड 1 है। उसके बाद यहाँ पर जी भी हमारा कॉमन है। ठीक है, सॉरी हमारे यहाँ पर ए कॉमन है, और ए का कोड अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी ए का कोड देखेंगे तो हमें 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्हीं लेटर से हमें क्या करना है, कोड चुराना है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर ग्रीस का बताना है, और ग्रीस में पहला लेटर जी है, और जी का कोड यहाँ पर क्या दिया है, तो आपको जी का कोड हमें यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर भी इसका कोड हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में भी देखेंगे तो हमें 3 दिया है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी के कोड लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आर का बताना है, और आर का कोड क्या दिया, तो आर का कोड हमें यहाँ पर 8 दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर डबल ई का बताना, और ई का कोड यहाँ पर क्या दिया, तो आपको यहाँ पर 1 दिया है, और यहाँ पर भी 1 दिया, मतलब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डबल ए को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर सी का कोड बताना है, और सी का कोड यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो यहाँ पर भी हम सी का कोड 9 को ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ई का बताना, और ई का कोड यहाँ पर आपको पता है 1 दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ग्रीस का कोड क्या निकला है, 38 11 51। तो ऑप्शन में देखिए क्या 38 11 51 है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर देखना था कि कोड कैसे लिखा है, पैटर्न का पता करते फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ चुकी थी होगी, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 7 और 42 का जो आपस में संबंध है, और उसी प्रकार 9 और 72 का जो आपस में संबंध है, सेम तरीके से हमें यहाँ पर 11 के साथ कौन सी संख्या का संबंध होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी नंबर एनोलॉजी के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह अगर इस तरफ दिया था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का संबंध 42 से कैसे है और 9 का संबंध 72 से कैसे, ये हम सेम तरीके से पता करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी बोर्ड से भी सेम तरीके से पता करने की कोशिश करें, प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा अगर सोल्व करोगे तो आपके माइंड में लॉजिक बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा तरीका लग रहा है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे 42 का पता करते हैं कि 7 से 42 कैसे लिखा है। अब 42 हमारी बड़ी संख्या है तो क्या करें हम यहाँ पर सबसे पहले गुणा करके पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 7 से 42 की ओर जाते हैं तो 7 से 42 यानी 6 गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर 42 मिलेगा, ठीक है। और 42 से उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे 72 का पता करेंगे तो यहाँ पर सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 गुना किया तो यहाँ पर भी हम 6 ही गुना करेंगे। तो 9 का 6 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 9 54 होता है, लेकिन यहाँ पर 72 लिखा है, मतलब ये है कि यहाँ पर सेम तरीका नहीं लग रहा है, तो ये तो गुणा वाला तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं वर्ग करके देखते हैं। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 7 का वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 7 का वर्ग होता है 49 होता है। कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। और इसी 49 में से अगर हम उसी 7 को घटा लेते हैं, ठीक है, इसी 7 को घटा लेते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 42 मिलेगा, ठीक है। और 42 यहाँ पर दिया तो हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिखाई दिया, 7 का वर्ग यानी कि पहली संख्या का वर्ग करके उसी को माइनस करना है। अब यही तरीका क्या 9 और 72 में है क्या, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका भी वर्ग करेंगे। तब 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81 और इसी 81 में से हमें क्या करना है उसी संख्या को घटाना, तो यहाँ पर हम 9 को घटा लेंगे। तो 81 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमारे पास 72 बचेगा, ठीक है। और 72 भी यहाँ पर दिया है, क्या दिया है 72 भी यहाँ पर दिया है, मतलब हमें लॉजिक क्या मिला है, पहली संख्या का वर्ग करना और उसी संख्या को घटा लेना और दूसरी संख्या बताना है, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे 11 का संबंध बताएंगे तो इसका वर्ग करेंगे। तो 11 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 121 होता है। कितना होता है 121, और इसे 121 में से इसी 11 को हमें क्या करना है घटा लेना है। तो जब 121 में से 11 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे 110 बचेंगे, ठीक है। तो 11 का संबंध किससे होगा 110 होगा। ऑप्शन में देखिए 110 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक को आप याद करते हुए चलिए, आपकी रीजनिंग आसान हो जाएगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि उस वेन आरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर संचार दिया है, लिखना दिया और बोलना दिया है, और इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बारे में आप जानते हो या उनको पहचानते हो कि उनका संबंध आपस में कुछ है या नहीं है, ये चीजें देखना है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आपको तरीका बता रखा हूँ कि आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए संचार का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया संचार का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे दूसरे या तीसरे शब्द का बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर दूसरे शब्द का बना लेते हैं। तो दूसरा शब्द हमें क्या दिया लिखना। अब लिखना का शब्द का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर संचार का डायग्राम बनाया है कि इनका लिखना से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर संचार और लिखना का आपस में संबंध है, क्योंकि यहाँ पर लिखना एक संचार है, तो ये संचार के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके अंदर बना लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया बोलना। अब बोलना का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो पहले हमने संचार और लिखना का डायग्राम बना लिया है कि उनका बोलना से कोई संबंध है, कोई रिश्ता है या नहीं है। तो आप कहोगे बोलना भी एक संचार है, लेकिन बोलना और लिखना दोनों अलग अलग है। लिखना अलग होता है, बोलना अलग होता है, तो इनका तो आपस में संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोलना का संचार से, क्योंकि संचार में भी एक क्या है बोलना है, बोलना एक संचार है, तो ये भी संचार के अंदर आएगा लेकिन लिखना से अलग। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर इनसे अलग बन जाएगा, लेकिन कैसा बनेगा ऐसा बनेगा। तो इस टाइप का डायग्राम बना है। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप जो प्रश्न करवाते हो हमें आसान लगता है, लेकिन हम जब कभी टेस्ट लगाते हैं या एग्जाम में बैठते हैं तो हमें वहां पर कठिन लगने लगता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रीजनिंग को अगर अच्छी करना है तो आपको क्या करना है डेली प्रैक्टिस सेट देखना है, और हर बार आपको लॉजिक देखना है कि कौन कौन से लॉजिक लग रहे हैं और किस तरीके से प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं आपको देखना है। उससे आपकी रीजनिंग क्या होगी मजबूत होगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। और आपके मन में एक ये भी डाउट हो रहा है कि आप जब प्रश्न को सोल्व कराते तो हमें प्रश्न आसानी से बन जाते हैं, लेकिन हमें परीक्षा हॉल में नहीं बनते। ये डाउट आपका 100% होगा। लेकिन देखिए आप यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपका यहाँ पर ऐसा कोई वो प्रेशर नहीं है, लेकिन वहां पर आपका एग्जाम का प्रेशर मिलता है। तो उससे आपका क्या है कि आता हुआ भी गलत गलत दिखाई देता है और गलत गलत करके आ जाते हैं। आपके माइंड में कोई लॉजिक खुलती ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम करी होगी। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की तो आपको वहां पर इतना अच्छा लगेगा और आसानी से आप हर प्रश्न को आसानी से कर पाओगे। क्योंकि आप जब एग्जाम देके आते हो उसके बाद आपको दिखाई देता है कि नहीं यार ये प्रश्न तो सरल था, ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा था, इस टाइप की लॉजिक हमने देखी थी। तो वहां पर आपको फिर क्या होता है एक एहसास होता है कि नहीं यार हमने वहां पर एक प्रेशर में गलती कर दी। तो इसीलिए वहां पर भी आप जब एग्जाम में बैठो तो वहां पर भी आप नॉर्मल देखो कि मैं तो बस नॉर्मल पढ़ रहा हूँ, नॉर्मल मैंने प्रैक्टिस सेट लगा रहा, बस आपको वैसे ही सोल्व करना, ना कि आप एग्जाम दे रहे हैं, ना ही आपको प्रेशर में रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और इन विकल्पों में हमें यहाँ पर अक्षर दिए हैं। तो इनमें से असंगत कौन से हमें ये बताना है। अब आपको पता है क्लासिफिकेशन यानी असंगत के प्रश्न में जब लेटर दिए जाते हैं तो मैं आपको बता रखा हूँ सबसे पहले या तो उनको संख्याओं में लिखो
या फिर क्या करना है, उनमें देखना है कि विपरीत है तो ट्रू नहीं लिखा, ये चीजें देखते हैं। उससे क्या कि हमें यहाँ पर संख्याओं में लिख लेते तो आसानी से हमें प्लस माइनस दिख जाता है। उसके बाद अगर हम विपरीत देखते हैं तो हमें सीधा प्रश्न सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी वाई एक्स सी, यानी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है पहले 2 लीटर यहाँ पर विपरीत है और दूसरे 2 लीटर भी क्या है, आपस में विपरीत है। ठीक है, यहाँ पर पहले 2 लीटर और दूसरे 2 लीटर दोनों की दोनों आपस में विपरीत थे। अब सेम तरीके से नीचे भी देखेंगे तो जीटी ये भी आपस में विपरीत है, एनएम ये भी आपस में विपरीत है, लेकिन यहाँ पर एस आई ये आपस में विपरीत नहीं है। ठीक है, अब पहले इधर देखेंगे तो यहाँ पर एस एस ये भी आपस में विपरीत है, यहाँ पर एस और आच ये आपस में विपरीत नहीं है, लेकिन एल ओ भी आपस में एक दूसरे के विपरीत है। यानी आप कहोगे यहाँ पर पहले 2 लेटर भी विपरीत है और पहले 2 लेटर इधर पीछे भी विपरीत है, यहाँ पर भी पहले 2 लेटर 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 विपरीत है, लेकिन यहाँ पर पहले 2 लेटर विपरीत नहीं है, यहाँ पर एक छोड़ के एक विपरीत है। ठीक है, विपरीत तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक छोड़ के एक विपरीत है। जैसे एस को एस के बाद यहाँ पर आई है, ठीक है, एस का आई है, सॉरी यहाँ पर एस है। ठीक है, एस का एस है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एक छोड़ के एक है। तो आपको यहाँ पर अलग क्या दिखाई दे रहा है, तो अलग हमें ये दिखाई दे रहा है इनसे, तो यही वाला हमारा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर संख्याओं में करते तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी आपको यहाँ पर 3 पैटर्न दिखाई दे रहे हैं और इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको वीडियो को रोक के फटाफट से खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना। बाकी तो मैं आपको तरीका बता रखा हूँ कि किस पैटर्न में कैसे प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमें 3 पैटर्न दिए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसी की जगह बाकी की जगह संख्या कैसे लिखी ये आपको पता करना है। तो जैसे यहाँ पर 289 लिखा है और यहाँ पर 121 लिखा है, तो ये संख्या कैसे लिखी आप फटाफट से यहाँ पर कोशिश करें पता करने की, फिर आप सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताएं। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए और खुद से सोल्व करें और मुझे तुरंत कमेंट भी करें कि इसका सही जवाब ये है। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन में भी लगा सकते हैं खुद से। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पता करेंगे कि 121 कैसे लिखा है। तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 121 मिले। तो आप कहोगे अगर इनका गुणा करेंगे तो ज्यादा लंबा जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 121 तो पता है 11 का वर्ग है, यानी अगर हम 18 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11, और 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 121 होता है, और 121 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से क्या दूसरे पैटर्न में भी यही तरीका है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को माइनस करेंगे, तो 42 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 17 बचेंगे। कितने बचेंगे, 17, और यहाँ पर हमने वर्ग किया तो यहाँ पर भी इसका वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 289 होता है, और 289 भी यहाँ पर है। यानी दोनों पैटर्न में सेम तरीके से हमने संख्या पता करी, यानी ऊपर वाली संख्या को माइनस करना और माइनस करने के बाद जो संख्या आती है उसका वर्ग करके बताना है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले माइनस करना है। तो 54 में से 36 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 18 बचेंगे, और 18 का अगर हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 18 का वर्ग होता है 324। कितना होता है, 324। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 324 होना चाहिए इस हिसाब से। तो ऑप्शन में देखिए 324 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए ज्यादा प्रश्न रीजनिंग के कठिन नहीं होते हैं, बस हमें यहाँ पर तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। यानी हमें यहाँ पर 4 पासे दी हैं, एक ही पासे की 4 स्थितियां हैं। ठीक है, इनमें हमें पूछ रहा है कि प्लस वाले के विपरीत कौन सा होगा, यह हमें पूछ रहा है। अब आपको पता है एक से अधिक पासा होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर कॉमन देखते हैं कि कॉमन सतह कौन सी है। अब पासा चाहे 3 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, पासे कितने भी हो, हमें तो बस कॉमन देखना है। पहले 2 पासे से शुरू करना है और सीधे ही हमें क्या करना है, विपरीत निकालना है। पासे पहले चाहे कितने भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें 4 पासे दिए, तो हमें कॉमन देखने के तरीके क्या है कि पहले हम 2 पासों में देखते हैं, अगर नहीं मिलता है तो इससे छोड़ के पहले से तीसरे में देखते हैं, नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, इससे इसमें देखते हैं। ये तो कॉमन देखने का तरीका और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको दूसरे पासे में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम पहले 2 पासों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले 2 पासों में कॉमन देखा, तो कॉमन हमें यहाँ पर हेस और माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी हेस और माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों पासों में सतह। इसका मतलब ये कि आपको पता है जब भी डबल कॉमन रहता है तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए बची हुई सतह क्या है, तो इधर प्लस है, उधर ही हमारी डॉलर की है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और हमें यहाँ पर क्या पूछा है, प्लस का ही विपरीत पूछा है, तो प्लस का विपरीत हमें यहाँ पर डॉलर मिला है, तो डॉलर हमारा प्लस का विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, तब राहुल का राधा से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का है। तो हमें यहाँ पर कोई ज्यादा ट्रिक नहीं लगाना है, यहाँ पर जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से ही हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि राहुल राज का भाई है, यानी यहाँ पर देखिए जो राहुल है, ठीक है,
राहुल क्या है, तो राहुल राज का भाई है, तो हम यहाँ पर राहुल को राज का भाई बना लेते हैं। भाई है तो इसके बाद इसके पास ही लिखाएगा, तो राहुल राज का भाई है, ठीक है, ये राहुल राज का भाई है। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कि राधा रमन की बहन है, जो राधा है वो रमन की बहन है, ठीक है, इसको छोड़ो क्योंकि इनके साथ हमें कोई संबंध, अभी कहानी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर राधा रमन की बहन है या तो ठीक है। आगे कह रहा कि प्रश्न राज राधा का पुत्र है, राज कौन है, तो ये राज राधा का पुत्र है। अब ये जो राज है ये राधा का पुत्र है, तो राधा का ऊपर हो जाएगी क्योंकि ये पुत्र है, तो ये इसकी माँ होगी, ठीक है, ये किसकी माँ होगी, तो ये हमारा ऊपर लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर राज क्या है, तो ये हमारा राधा का पुत्र है, तो हमने राधा को ऊपर लिखा। अब यहाँ पर कह रहा कि राधा रमन की बहन है, राधा कौन है, रमन की बहन है, तो यहाँ पर हम रमन को भी ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ये रमन की बहन है, तो ये हमने रमन की बहन बना ली। अब ये दोनों भाई बहन है और इधर भी ये दोनों भाई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न करे कि तब राहुल का राधा से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर से कहाँ लगा, तो राधा के पास लगा है, मतलब राधा का राहुल क्या लगेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि राधा का राहुल क्या लगेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर राधा का राज इसका पुत्र है, राधा का राज पुत्र है, तो राधा का राहुल भी पुत्र ही होगा, यानी राधा का बेटा है। तो ऑप्शन में देखिए बेटा कहाँ पर है या पुत्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी हमें यहाँ पर लेटरों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है लेटर के पास, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता है हम श्रृंखला के प्रश्न में लेटर वाले को सोल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को देखते हैं, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक किससे लिखा है। तो अल्फाबेट में या तो माइनस हुआ होगा प्लस हुआ होगा, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एको को देखेंगे तो सी से यहाँ पर क्या देखेंगे, क्यू को देखेंगे, तो आपको पता है सी हमारे ABCD में 3 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, तो यहाँ पर तो ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, यानी कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे 3 से 17 मतलब यहाँ पर हमारा लगभग 3 से 17 मतलब यहाँ पर हमारा 14 प्लस हो रहा है, ठीक है, कितना प्लस हो रहा है, 14 प्लस हो रहा है। फिर हम यहाँ पर क्यू से पी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस हुआ है, ठीक है, मतलब ये लॉजिक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पीछे से भी देखेंगे तो वही होगा, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एक को देखिए। अगर हम यहाँ पर सी के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आई को देखेंगे, यहाँ पर हमारा कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो क्यू से डी मतलब यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर हम यहाँ पर इनको एक बार संख्याओं में लिख के देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्योंकि लेटर को हमेशा संख्याओं में लिखते हैं तो आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाता है, ये मैं आपको बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है, आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है और एन हमारा 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए इन संख्याओं को देखिए, इन संख्या का पैटर्न देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर हमें 12 दिखाई दे रहा है, यानी इससे हम प्लस करते तो 3 और 9 कितने होते, 12 होते और यहाँ पर 12 है, यानी इस तरीके से हम अगले लेटर में भी चेक करके देखते हैं। अब क्यू हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 17 नंबर पे, डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे, यू कितने नंबर पे, तो ये हमारा 21 नंबर पे। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाते हैं, यही तरीका हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो पहली संख्याओं में प्लस करेंगे तो 17 4 21 और 21 भी यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पर तरीका दिखाई दिया होगा कि यही वाला यहाँ पर भी हो रहा है। तो पी हमारा ABCD में 16 नंबर पे आता है और ए कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है, वी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे आता है। कि यहाँ पर जो फ्लो हुआ था यहाँ पर हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए 16 6 कितने होते, 22 होते और 22 भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला जो लेटर लाना हमें क्या करना है, पहले वाले लेटर को जोड़ना है, ठीक है, ये तरीका हमें मिला है। यानी यहाँ पर देखिए पैटर्न के हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे तो 11 नंबर पे के आता है और एन हमारा 14 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो हमें अब अगला लेटर मिल जाएगा संख्याओं में, ठीक है। तो 14 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने होते, तो आप होगे 25 होते हैं, कितने होते, 25 होते हैं। अब देखिए 14 और 11 को हमने जोड़ा तो कितना हुआ, 25 हुआ। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि 25 नंबर पे आपको पता है कौन सा लेटर आता है, तो 25 नंबर पे वाई आता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए वाई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए कितना खतरनाक लॉजिक था। आपको अगर पैटर्न से पता ही नहीं होगा या पैटर्न सोल्व करने के तरीके ही नहीं देखोगे तो आप कैसे रीजनिंग को अच्छी कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कितना खतरनाक लॉजिक देखा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं और इनमें कुछ संख्या लिखी है, इनका आपस में संबंध पता करके हम क्या करेंगे, ऑप्शन में ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पहले 2 में देखेंगे तो 1 से 2 मतलब यहाँ पर +1, यहाँ पर भी अगर +1 का देखेंगे तो यहाँ पर तो 5 से 10 मतलब ये लॉजिक नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 का 2 गुना करते हैं तो 1 का 2 गुना कितना होता है, 2। उसी तरीके से 5 का भी 2 गुना करते हैं तो 5 का 2 गुना 10 मतलब यहाँ पर 10 से यहाँ पर 2 है।
अब इसी तरीके से हम ऑप्शन में चेक करके देखते हैं कि पहली संख्या का 2 गुना पीछे लिखा कहाँ। तो अगर हम यहाँ पर 3 का 2 गुना करेंगे 6 होगा, मतलब ये नहीं होगा। 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पर 10 लिखा, मतलब ये भी नहीं होगा। 7 का 2 गुना करेंगे 14 होगा, यहाँ पर 405 लिखा, ये भी नहीं होगा। 4 का 2 गुना करेंगे 8 होगा, यहाँ पर 4 का 2 गुना करेंगे 8 होगा, और यहाँ पर हमें इसके जैसा मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस समुच्चय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, भले आप खुद से सोल्व नहीं कर रहे हो, लेकिन आप वीडियो को देखिए कि हर प्रश्न को मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, उससे भी आपका क्या है, दिमाग में बैठेगा और आसानी से आप अगली बार प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब हर प्रश्न को आराम से बैठ के देखिए। अब प्रश्न में 11 दिया है और प्रश्न कह रहा है कि इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। यानी हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, उनमें हमारे पास चारों की चारों क्या है, एक वर्ष है, और इनमें कह रहा है कि इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है कि अधिवर्ष मतलब एक लीप वर्ष, लीप वर्ष को ही हम अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है कि एक लीप वर्ष नहीं है। तो आपको पता हम क्या करते हैं, या तो 4 या 400 से भाग देते हैं। ठीक है, सन में। तो अगर हम यहाँ पर 400 भाग देंगे या 4 से भाग देंगे, जब संख्या में पीछे संख्या होती है 2, तो हम क्या करते हैं, वहां पर 4 का भाग देते हैं, और अगर डबल जीरो है शताब्दी वर्ष, तो यहाँ पर हम 400 का भाग देते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर हम 4 का भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 संख्याओं में 4 का भाग देंगे, तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चले जाएगा। मतलब ये है कि हमारा एक लीप वर्ष है। उसके बाद 1200 में भी हम यहाँ पर 400 का भाग देंगे, तो यहाँ पर भी पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये भी हमारा लीप वर्ष है। उसके बाद 1600 में भी हम 400 का भाग देंगे, ये भी पूरा पूरा भाग चले जाएगा, तो ये भी हमारा एक लीप वर्ष है। उसके बाद 2100 में भी 400 का भाग देंगे, तो यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक अधिवर्ष यानी कि एक लीप वर्ष नहीं है। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा 2100 एक लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो 4 का भाग जाएगा और ना ही 400 का भाग जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक लीप वर्ष नहीं, ये हमारा 400 हमारा ये हमारा 2100 क्या है, ये हमारा सामान्य वर्ष है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न करें कि यदि शब्द लेमेंट को सभी अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रम में करेंगे वर्णानु। ठीक है, वर्णानु मतलब वर्णक्रम में। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता है, मैं यहाँ पर बताती कि यदि शब्द लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये तो मैं आपको सोल्व करना बता रखा हूँ। इसमें कुछ भी नहीं करना हमें। सबसे पहले ये जो लेटर दिए, जब शब्द दिए उसको लिखना है और इसकी नंबरिंग कर लेना है। कैसे? देखिए, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लेमेंट दिया है तो यहाँ पर हम लेमेंट लिखेंगे और लेमेंट को क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। तो इनकी नंबरिंग करते तो आपको पता है यहाँ पर एल 1 नंबर पे यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नंबर पे, ये हमारा 3 नंबर पे, ये हमारा 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, हमने इनकी नंबरिंग कर ली। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको वर्णानुक्रम मतलब हमें अल्फाबेट के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले में से कौन सा आता है, तो आपको ए आता है। ए के बाद यहाँ पर दिखेगा तो ई लिखा है, ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे एल आएगा, क्या आएगा, एल आएगा। एल के बाद एम आएगा, फिर एम के बाद एन आएगा, एन के बाद टी आएगा। ठीक है, अब इनके भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे सेम हमने एससी की वैसी। तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने का यहाँ पर अपरिवर्तित नहीं हुआ है, कौन, जो कि यहाँ पर आपस में बदले ही नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एल हमारा यहाँ पर 1 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर पे हुआ, मतलब ये बदल गया। उसके बाद यहाँ पर ए हमारा 2 नंबर पे यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर पे हुआ, मतलब ये भी बदल गया। एम हमारा 3 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर पे, मतलब ये भी बदल गया, यानी कि इसका परिवर्तन हो गया। उसके बाद ई हमारा 4 नंबर पे यहाँ पर था, लेकिन ई हमारा यहाँ पर 2 नंबर पे हो गया, मतलब इसका भी परिवर्तन हो गया। अब एन हमारे यहाँ पर 5 नंबर पे, यहाँ पर 5 नंबर है, मतलब इनका परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम नंबर पे है। टी हमारा यहाँ पर 6 नंबर पे, यहाँ पर 6 नंबर पे, इसका भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब 2 लेटरों का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले सरल था कि हमें यहाँ पर इनको क्या करना है, लिखना है और नंबर करना है, फिर वर्णानुक्रम में लिखते हैं क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि किनका परिवर्तन हुआ और किनका नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अपरिवर्तित पूछा था, तो अपरिवर्तित 2 है, तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करा यदि a बराबर 26 और h बराबर 19 लिखा है तो यहाँ पर फेस बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, उसी टाइप का है। तो यहाँ पर हमें अल्फाबेट में नंबरिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर लेटर का संख्याओं में दिया है और यहाँ पर भी लेटर के संख्याओं में दिया है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, लेटर का संख्याओं में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ए हमारा 1 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 26 लिखा है, इसका मतलब ये है कि माइनस कर दिया, मतलब ए को पीछे करके ए में 1 माइनस करेंगे तो जेट होगा और जेट हमारा 26 नंबर पे हो जाएगा। एक तो ये पैटर्न हमें दिख रहा है। ठीक है, या सेम तरीके से एच में भी एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो आपको जी आएगा और जी हमारा 7 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 19 लिखा, मतलब ये तरीका नहीं है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, इसका विपरीत करते हैं। तो एक का विपरीत क्या है, तो आपको जेद है और जेद हमारा 26 नंबर पे आता है और 26 यहाँ पर लिखा है।
सेम तरीके से एज का विपरीत क्या होता है, तो एज का विपरीत एस होता है और एस हमारा कितने नंबर पे 19 नंबर पे आता है और 19 भी यहाँ पर लिखा है, यानी हमें यहाँ पर लेटर का विपरीत करना है और उसकी संख्या बताना है, बस इतना सा है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए फेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका विपरीत बताएंगे। तो ए का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे ए का विपरीत यू है। उसके बाद ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत जेड है। उसके बाद सी का विपरीत क्या है, तो सी का विपरीत एक्स है। ई का विपरीत क्या है, तो ई का विपरीत वी है। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, संख्याओं में लिखेंगे। तो यू हमारा 22-21 नंबर पे आता है। उसके बाद जेड कितने नंबर पे, तो जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। एक्स कितने नंबर पे, तो ये 24 नंबर पे। और वी कितने नंबर पे, तो ये हमारा 22 नंबर पे। अब ये ऑप्शन में देखिए 21, 26, 24, 22, 21, 26, 24, 22 कहाँ पर दिया है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह कि उस सही विकल्पों को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये श्रृंखला का ही प्रश्न है, टाइप हमारे यहाँ पर लास्ट वाली है, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ लेटर गायब है, तो हमें क्या करना है, उन लेटर को भरना और इसको क्या करना है, उसी क्रम में देखना है और हमें क्या करना है, ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बताया था कि लेटर और यहाँ पर खाली स्थान को गिनना है और पेयर में क्या करना है, इसको काट लेना है, या फिर क्या करना है कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा है ये हमें देखना है और कहाँ पर रिक्त स्थान है। तो अगर आप कहोगे यहाँ पर टी के बाद यू दिखाई दे रहा है और यू के बाद एक रिक्त स्थान है, तो इसका मतलब ये है कि टी के बाद यू ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यू को भर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर यू को भर लिया। उसके बाद देखिए RTUS यहाँ पर तो हमारे पास RTX, यहाँ पर टी के बाद एक्स है, यहाँ पर टी के बाद यू है और यहाँ पर टी के बाद यू, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर यू है, मतलब यहाँ पर हम यू को नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पर टी के बाद हमें एक्स दिया है और यहाँ पर टी के बाद यू दिया है, मतलब ये कि यहाँ पर प्लस हुआ होगा। अब टी से पहले देखिए, टी से पहले हमें आर दिया है और यहाँ पर भी टी से पहले आर दिया, मतलब यहाँ पर हम आर को भर सकते हैं। ठीक है, टी से पहले हम यहाँ पर आर को भर सकते हैं, तो यहाँ पर आर को भर के देख लेते हैं। TRU, यहाँ पर TR क्या है, तो यहाँ पर आप कहोगे देखिए RT, यहाँ पर भी RT, मतलब यहाँ पर भी RT। ठीक है, उसके बाद एस से यहाँ पर देखिए आर से पहले एस से और यहाँ पर क्या करेंगे, तो एस के बाद हम क्या करेंगे, आर को भर लेंगे, तो यहाँ पर एस आर, यहाँ पर एस आर, यानी यहाँ पर एस को भर देंगे तो यहाँ पर भी एस आर हो जाएगा। अब देखिए RTUSR क्या है, RTUS, आर हमारा डबल रिपीट हुआ तो यहाँ पर हम खेंडा बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए RTUS RT, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एस तो है, यहाँ पर अगर यू को भरेंगे तो यहाँ पर एक्स से, मतलब यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, इसमें प्लस करके भरते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी वी दिया, मतलब यहाँ पर वी को भरेंगे। यहाँ पर देखिए RTUS RTVS, यानी यहाँ पर वापस से खंडा बनाएंगे RT, यहाँ पर तो टी आ जाएगा। RT यहाँ पर देखिए टी के बाद वापस से प्लस होगा, तो वी के बाद क्या है, तो वी के बाद W और RTWS, यहाँ पर भी रिपीट हुआ। उसके बाद RTX, ये देखिए RTX और एक्स के बाद लास्ट वाला एस है, तो यहाँ पर हम एस भर लेंगे। अब देखिए हमारे पैटर्न को देखिए, यहाँ पर समझिए, जो हमारा ये वाला यू वाला लेटर तीसरा लेटर, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1 हुआ, मतलब एक लेटर +1 में चला था, बाकी तो रिपीटेड थे। तो अब देखिए यहाँ पर RTUS RTVS RTWS RTXS, यानी हमारा पैटर्न सही बना है। ठीक है, अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो आप कहोगे सबसे पहले हमने R को भरा है, उसके बाद हमने S को भरा, फिर हमने V को भरा, फिर हमने R को भरा, फिर हमने T को भरा, फिर हमने लास्ट में S को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर RSVRTS हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो आपको पता है त्रिभुज कैसे काउंट करना है, ये मैं आपको बता रखा हूँ। आपको वीडियो को रोकना है और फर्स्ट से खुद से सोल्व करना है, हर प्रश्न को खुद से सोल्व कीजिए। नहीं बनता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा पैटर्न हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप से पैटर्न होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनमें संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, संख्या लिख लेते हैं, कैसे, कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए कॉलम में अगर हम संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर 1 और ये हमारा 2 और ये हमारा 3। ठीक है, ये क्या है, 3 है। 3 के बाद अगला हमारा 4। अब देखिए यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे तो आपको पता है 1 2 3 3 6 3 4 10, यहाँ पर कितना हुआ, 10 हुआ है। अगर यहाँ पर भी लिखेंगे तो 1 है हमारा, यहाँ पर 2 है, ये हमारा 3 है और ये 4 है। यहाँ पर भी 4 तक है, इसका मतलब यहाँ पर भी योग 10 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद ये 2, फिर ये 3 और 4। यहाँ पर भी 4 है, मतलब इसका भी बराबर योग कितना होगा, 10 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 मतलब 10 तो हमने 30 तो ये अलग काउंट कर लिया। ठीक है, 30 तो हमने एक बार में काउंट करा। उसके बाद देखिए एक हमारा अंदर से ये सिंगल वाला बन रहा है, तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे, और भी हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ये बड़ा वाला, जो कि हमें यहाँ पर बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 1 भी कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। ठीक है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 32 से। ऑप्शन में देखिए 32 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसे वेटर का संबंध 24, 29, 23 से है, उसी प्रकार यहाँ पर जंपर का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें देखिए लेटर का कोड संख्याओं में दिया है, इसका लेटर का कोड संख्या दिया है, तो यहाँ पर भी हमें संख्या में बताना है। तो सबसे पहले वेटर को हम क्या करेंगे, संख्याओं में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो आपको हो गए 23 नंबर पे आता है। ठीक है, ए कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, तो ये हमारा 5 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 23, 1, 9, 20, 5, 18 है और यहाँ पर 24, 29, 23 ही है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसका विपरीत करेंगे तो विपरीत भी आपको पता है 2 तो होगा नहीं डब्ल्यू का, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर संख्या में कम भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इनको आपस में प्लस करेंगे 23 और 1 को, तो यहाँ पर कितना होगा 24 होगा। और यहाँ पर 9 और 20 को आपस में प्लस करेंगे तो 29 हो जाएगा। और 18 और 5 को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी 24, 29, 23 हमने यहाँ पर पता करा और वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जंपर का बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 जोड़ में प्लस करने पर दिखाई दे रहा था। अब देखिए अब जंपर का बस सेम तरीके से बताएंगे, तो संख्याओं में बदलेंगे तो ये जे हमारा 10 नंबर पे आता है, यू हमारा 21 नंबर पे आता है, एम हमारा 13 नंबर पे आता है, पी हमारा 16 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। ठीक है, इतने नंबर पे, तो 18 नंबर पे। अब देखिए इसको भी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 31 होगा। इनको आपस में प्लस करेंगे तो 16 और 13 कितना होगा, तो आपको 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 29 हो रहा है। उसके बाद 18 और 5 को जोड़ेंगे तो 18, 5 हमारा 23 होगा। कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, तो 31, 29 जंपर का कोड होगा। तो ऑप्शन में देखिए 31, 29, 23 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया है, तो ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस आप लॉजिक याद कर लीजिए कि कौन कौन से लॉजिक लग रहे हैं, किस किस तरीके से प्रश्न बन रहा है, बस ये याद रखिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पर NDRWCK को यहाँ पर GUGPTZ लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में यहाँ पर MTSFH का कोड क्या होगा, क्या है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए एन का यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहोगे जी लिखा है, और डी का यहाँ पर क्या लिखा है, यू लिखा है। ठीक है, एन का जी, डी का यू। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर वही क्रॉसिंग मेथड तो दिख नहीं रही है। अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर देखिए एन से क्या लिखा है, तो आप कहोगे एन से जी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, एन से यहाँ पर क्या लिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे एन से जी लिखा है कूट, यानी एन 14 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो 14, 7 मतलब यहाँ पर 7 माइनस हुआ है पहले लेटर में। ठीक है, फिर दूसरे को देखिए डी से यहाँ पर क्या लेटर लिखा है, तो यू लिखा है। क्या लिखा है, यू लिखा है। ठीक है, अब डी 4 नंबर पे, यू हमारा कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो डी 4 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, तो यहाँ पर भी माइनस यू हुआ। अब कितना माइनस हो रहा है, तो आप कहोगे 21 मतलब 5 उधर और 4 उधर, यहाँ पर 9 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर आर का क्या लिखा है, तो आर का हमारे पास यहाँ पर जी लिखा है। तो जी को देखिए आर हमारा कितने नंबर पे, 18 पे, जी 7 नंबर पे। तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा 11 माइनस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू के बाद क्या लिखा है, तो डब्ल्यू के बाद वहां पर पी लिखा है। डब्ल्यू का कोड क्या लिखा, पी लिखा है। पी 16 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या माइनस हुआ, तो यहाँ पर वापस से 7 माइनस हुआ है। कितना, 7 माइनस। फिर यहाँ पर सी को देखिए, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, वहां पर क्या लिखा है, टी इसका कोड लिखा है। तो यहाँ पर भी कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस की बात करके 3 से यहाँ पर भी हमारा 9 माइनस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 से 20 नंबर पे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर 3 से 20 नंबर पे मतलब टी हमारा 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी हमारा कितना माइनस हुआ है, तो आप कहोगे हमारा 9 माइनस हो रहा है। ठीक है, कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हमें देखिए सी और टी, सी 3 नंबर पे इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 9 माइनस दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद के का कोड यहाँ पर क्या लिखा है, तो जेड लिखा है। और जेड भी कितने नंबर पे, 26 नंबर पे आता है, कि 11 पे आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर वापस से 11 माइनस हुआ। अब पैटर्न को देखिए, 7 माइनस 9 माइनस 11 माइनस, 7 माइनस 9 माइनस 11 माइनस, यानी यहाँ पर 7 9 11, 7 9 11 हमें माइनस करना है लेटर में। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर हम एम में से 7 माइनस करेंगे, एम 13 नंबर पे आता है, 7 माइनस कर लेंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 6 बचेंगे, यानी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद टी, टी हमारा 20 नंबर पे आता है, और इसमें 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहोगे 11 बचेंगे, और 11 नंबर पे के आता है। एफ के ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए और हमारा पर बी में नहीं है। फिर एस, एस हमारा 19 नंबर पे आता है, और 19 में से हम क्या करेंगे, अब 11 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 19 जब हम 19 में से 11 माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे, और 8 पे एच आता है, एच भी हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर एफ दिया है, और एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है, और वापस हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 7 माइनस करेंगे तो वापस हमारा वाई आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो हमने यहाँ
यहाँ पर y ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया y। उसके बाद h हमारा 8 नंबर पे आता है और इसके हिसाब से हम वापस से क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे 8 में से वापस से y ही होगा, क्या होगा y होगा। उसके बाद j 10 नंबर पे आता है, 11 माइनस करेंगे तो फिर भी y होगा, यानी f के s y y y हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर d में दिया है, तो ऑप्शन नंबर d हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब यहाँ पर लॉजिक को देखिए कितना माइनस हो रहा था, तो देखिए ज्यादा भी माइनस हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर पैटर्न को समझते हुए चलना है। और चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि जब इसे बिंदु द्वारा रेखा पर मोड़ा दिया जाए, यानी कि मोड़ दिया जाता है, तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। यानी इस बिंदु द्वारा क्या करते हैं, हमें इसको मोड़ देंगे या तो इधर या उधर, तो ये कैसा दिखाई देगा ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सारा की सारा हमारा यहाँ पर क्या है बाईं ओर मुड़ रहा है। अगर इसको हम मोड़ देंगे तो ये पैटर्न कैसा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न हमारा कुछ इस तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसको भूल जाइए, आप क्या करोगे इसको भी भूल जाइए, यहाँ पर जो पैटर्न था हमने मोड़ दिया, तो इसको आप भूल जाइए और उस तरफ कैसा बनेगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिए इस टाइप का कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको होगा मैं इस टाइप का, तो हमें केवल की केवल ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये भी तो यहाँ पर बनेगी, कौन सी ये वाली, ये भी यहाँ पर बनेगी, तो हमें ऑप्शन नंबर कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तो यहाँ पर ए वाला दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न में हमें यहाँ पर कथन दिया है और उसका एक निष्कर्ष दिया है, 3 निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले कथन को समझना है, कथन क्या कह रहा है और उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, फिर हमें वो देखना है, ठीक है। यहाँ पर पहले कथन को देखिए, कथन कह रहा है कि कुछ पी क्यू है, यहाँ पर कुछ पी है, ठीक है, ये क्या है पी है, और कुछ पी क्या है क्यू है। हमें यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पी क्यू है, तो हम यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे और कुछ पी क्या है क्यू है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे को देखिए, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई क्यू आर नहीं है, कोई भी क्यू आर नहीं है, तो आर का अलग बन जाएगा क्योंकि कोई भी क्यू आर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर निष्कर्ष को देखिए कि निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है। देखिए डायग्राम तो हमने बना लिया, अब डायग्राम के हिसाब से आप निष्कर्ष को देख के पता करें। तो यहाँ पर आप निष्कर्ष पहला देखा होगा, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी पी आर नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पी आर नहीं है, तो ये बात तो यहाँ पर हमें सही लग रही है क्या, तो आप कहोगे जब हमें पी और आर का वहां पर कहा ही नहीं, तो ये कैसे सही हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पी यहाँ पर आर नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर कोई भी पी आर नहीं है, तो ये बात अभी भी सही लग रही है, लेकिन हम नेगेटिव से पॉजिटिव का नहीं कह सकते। अब दूसरे को देखिए, कुछ पी आर नहीं है, कि यहाँ पर कुछ पी आर नहीं है क्या, तो ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कुछ क्यू पी है, क्या आपको यहाँ पर कुछ क्यू पी दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हाँ हमें यहाँ पर कुछ पी क्यू दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ क्यू पी दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पी आर नहीं है, क्या आपको यहाँ पर कुछ पी आर नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, कि कुछ पी कुछ कैसे कर सकते हो, कोई पी आर नहीं है, तो ये बात सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर पहला और तीसरा हमें अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहा है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन में देखेंगे तो पहला और तीसरा दोनों पालन करते, तो वो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, अब प्रश्न यहाँ पर कथन दिया है और उसका भी हमें निष्कर्ष दिया है। अब ये हमारा जो प्रश्न है ये कथन निष्कर्ष का है, वो हमारा न्याय निगमन का था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कथन को समझना है। कथन कह रहा है कि आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। हाँ, आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है, ये हमें कथन में कह रहा है, ठीक है। और ये सच बात है कि कोई भी देश आजकल आतंकवाद से मुक्त नहीं है, ये बात सही है। अब यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। तो ये बात तो सही है कि आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है, क्योंकि हम आतंकवादी को नियंत्रित नहीं कर सकते, अभी भी असंभव है, ये बात सही कह रहा है। उसकी बात दूसरे को देखिए, देश और उनके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गए हैं। कि वो आलसी हो गए क्या, ये मतलब आलसी हो गए क्या आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए, तो नहीं, आलसी नहीं हुए, कोशिश कर रहे हैं लेकिन संभव ही नहीं है, संभव है ही नहीं, तो यहाँ पर कैसे आलसी हो सके, तो ये हमें गलत कह रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा है, दूसरा वाला सही है, सॉरी पहला वाला सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न में हमें यहाँ पर कथन दिया और इसकी हमें धारणाएं दिए। तो आपको इन 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको 100% परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, या तो कथन निष्कर्ष वाला जो हमने अभी पढ़ा, या फिर कथन न्याय निगमन जो हमने डायग्राम वाला पढ़ा, या फिर आपको ये धारणाएं वाला पूर्ण धारणाएं वाला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि ग्राहक मोबाइल एप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है, यानी ग्राहक मोबाइल ऐप का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है। तो ये यहाँ पर कथन कह रहा है कि ग्राहक मोबाइल ऐप का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है, तो ठीक है।
ये हमें कथन कह रहा है। अब इसकी धारणाएं देखिए, धारणाएं कह रही कि लग्जरी कारों की बिक्री काफी हद तक बढ़ गई है। कि यहाँ पर हमें लग्जरी कारों का कुछ कथन में कहा था क्या? तो नहीं कहा मैं। और लग्जरी कारों की बिक्री कैसे बढ़ सकती है जब कैब बुक कर रहे तो कैब लग्जरी थोड़ी होती है। तो ये गलत, ये धारणा हमें गलत कह रही है कि लग्जरी कारों की बिक्री काफी हद तक बढ़ गई है। ये गलत है। यहाँ पर इनका कैब बुक करना और लग्जरी कारों का बढ़ना ये तो गलत है। लग्जरी का अगर हाँ कारों की बिक्री बढ़ गई है तो यहाँ तक हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कह रहा है कि लग्जरी कह रहा है तो ये भी थोड़ा गलत है। ठीक है, तो पहली धारणा है तो गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ेगा। कि ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ेगा क्या? नहीं, कैब बुक करा इसका मतलब ये थोड़ी कि कम भुगतान करना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पर हमें जब कथन में कहा ही नहीं भुगतान को लेके, हमें तो कहा था कि मोबाइल ऐप का यूज करके कैब बुक कर सकते हैं, ये घर बैठे मतलब कर सकते हैं, ये हमें कह रहा है। तो ये हमें यहाँ पर हमें भुगतान का कोई लेना देना नहीं, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, दोनों ही धारणाएं गलत है। तो ऑप्शन में देखिए, ना तो पहला ना तो दूसरा, हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के लिए सही दर्पण छवि चुने। यानी एक आकृति दी है और इसकी हमें एम एन रेखा प्रतिबिंब कैसी बनेगी ये हमें बताना है। ठीक है, बस ये दाईं ओर पलट जाएगा। सिंपल सा हमें इसकी दर्पण बताना है तो दाईं ओर पलट जाएगा। तो दाईं ओर पलटेगा तो ये वाला हिस्सा इसका सामने आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इस प्रकार का। उसके बाद ये गोले इस तरफ हो जाएंगे, उसके बाद डबल गोले तो डबल गोले बनेंगे और ये हमारा कैसा इस प्रकार हो जाएगा। तो ये वाला इस प्रकार का इस तरफ आके हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ये हमारा ब्लैक हुआ मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर तो ये इसी तरफ है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है मतलब इसमें नीचे वाली लाइन इस तरफ मुड़ गई तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके जैसा मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दी गई प्रश्न आकृति कौन से विकल्पों में सन्निहित है। यानी जो प्रश्न आकृति हमें यहाँ पर दी है ये किस विकल्पों में दिखाई दे रही है, किस विकल्प में चिन्हित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले हिस्से को, यानी कि जो त्रिभुज टाइप का दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से तो हमें ठीक है, यहाँ पर ये एक तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है त्रिभुज टाइप का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं बनता तो इसका भी नहीं, हमें सेम तरीके से बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है त्रिभुज टाइप का। उसके बाद अगर हम इसे देखेंगे तो ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ये वाला हिस्सा हमें एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हमें ये मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है? त्रिभुज वाला हमें ऑप्शन नंबर इसमें भी दिखाई दे, लेकिन ये ऊपर चले गया तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ये हमें त्रिभुज भले पलट सकता है लेकिन ये वाला हिस्सा नीचे होना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पैटर्न के आधार पर कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर जो वाई दिया है ये पैटर्न है, इसको हम क्या करेंगे? मोड़ेंगे, यानी इस डायरेक्शन में सबसे पहले मोड़ेंगे, फिर बाद में उसके बाद इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इस डायरेक्शन में इतने ही हिस्से को मोड़ेंगे, अगर हम यहाँ से इधर मोड़ देंगे तो आपको पता है सेम वाई यहाँ पर भी बन जाएगा और ये निशान सेम वाला इधर भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब पूरी तरह से पूरे हिस्से को हम नीचे से उठा के ऊपर मोड़ेंगे तो ये वाई नीचे आ जाएगा और ऐसा कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। इधर से भी आ जाएगा, ऐसा बनेगा और ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा भी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन में देखिए ऐसा कहाँ पर है, तो दोनों वाई आपस में नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास दोनों वाई नीचे और ये भी हमारा सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है ये इधर उधर पलट रही है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नीचे नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसके जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने आयत है, यानी इस आकृति में कितने आयत की संख्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयत की संख्या मतलब हमें छोटी आकृति दी है, बस आयत की संख्या कैसे गिनना ये आपको पता होना चाहिए। सिंगल की बात करें तो एक हमारा ये है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। अब यहाँ पर डबल कौन सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा यहाँ से डबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक हमारा ये 6 नंबर वाला ये है। ठीक है, अब हमें और भी डबल दिखाई दे रहा है क्या, तो हमें डबल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ से ये हिस्सा कटा हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितने इस आकृति में, तो इसमें 6 है। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भले ही मैं आपको यहाँ पर प्रश्न को आसान तरीके से बता रहा हूँ और यहाँ पर फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कुछ समय बाद आपको मैं यहाँ पर देखिए मुझे टाइम लग रहा है इसलिए वीडियो भी मैं लेट दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरी तरह से क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है और ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति में कितने सीधी रेखाएं हैं ये आपको बताना, यानी इस आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है ये मुझे काउंट करके बताइए। ठीक है, और इसका सही जवाब क्या है मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिए आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर नीचे क्लिक करके साइड में क्लिक करके इस वीडियो को भी